नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं मनीष शर्मा। आज बात होगी आग उगलती और लोगों को झुलसाती गर्मी की। राजस्थान इन दिनों देश का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है। आलम यह है कि पारा 46 डिग्री भी पार कर गया है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से रेतीले धोरे मानो उबल रहे हैं, तो सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसा लग गया है। मौसम विभाग की माने तो इस बार गर्मी बीते 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तेज गर्मी और लू का कहर जनजीवन थाम देता है तो सेहत का भी इम्तिहान लेता है। अगले आधे घंटे हम मौसम, पर्यावरण और सेहत पर, गर्मी के असर, बचाव और समाधान पर एक खास पैनल के साथ गहराई से बात करेंगे और आपको तमाम जानकारियां देंगे। पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि क्या गर्मी का असर पड़ रहा है लोगों के जनजीवन पर और ख़ासतौर पर मौसम और पर्यावरण का किस तरह से अलग अलग इसमें रुख है। तो तापमान से राजस्थान हल्कान है। 46 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया। नौतपा होता है उससे 15 दिन पहले इस बार रिकॉर्ड गर्मी है। पश्चिमी राजस्थान, जयपुर और भरतपुर संभाग में लू जारी है। जोधपुर, बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान 46 डिग्री है और देश में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो राजस्थान में ही है। नेक्स्ट ग्राफिक। अगले ग्राफिक के जरिए भी आपको समझाएंगे। बताया जा रहा है कि इस साल रिकॉर्ड टूटने के आसार हैं। सर्वाधिक तापमान फलौदी में दर्ज किया गया, जहां सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड पहले भी रहा इतिहास में। 51 डिग्री तक पहुंच गया था तापमान। और बीते 24 घंटे बड़े गर्मी के लिए खासे भीषण रहे राजस्थान में, जहां 46 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। तो अगला ग्राफिक पेश करेंगे आपके सामने और बताएंगे किस तरह से गर्मी का कनेक्शन है पाकिस्तान से भी। पाकिस्तान से आग उगलती गर्मी की घुसपैठ हो रही है। वहाँ का जो सिंध का इलाका है वो 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया है और इस बार रिवर्स जो देखा जा रहा है हवाओं का रुख वहाँ से, वो इस बार जो प्रति चक्रवाती तंत्र जिसे कह रहे हैं वो रिवर्स डिस्टर्बेंस है, उसके चलते हवाएं उल्टी दिशा में चल रही हैं और धरती को गर्म कर रही हैं, जिसके चलते पश्चिमी राजस्थान, खासतौर पर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के इलाकों में टेम्परेचर राइज हुआ है। तो बाड़मेर, जैसलमेर के रास्ते प्रदेश में गर्म हवाएं आ रही हैं और इसका सीधा कनेक्शन एक तरह से पाकिस्तान से भी बताया जा रहा है। अगला ग्राफिक जो पर्यावरण से जुड़ा है, बड़ा अहम है कि किस तरह से बढ़ती गर्मी और पर्यावरण का एक सीधा संबंध अब क्लाइमेट चेंज के दौर में दिखाई पड़ रहा है। तो घटती अरावली, बढ़ती गर्मी, गुजरात दिल्ली तक जो अरावली का हिस्सा फैला 80% राजस्थान में है, लेकिन जानलेवा गर्म हवाओं से राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर को अरावली बचाती है। पर पिछले कुछ साल से, 40 साल से देखें तो 15 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर रहता था पर्वत श्रृंखला का, पर अब 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो अपने आप में एक चिंताजनक बात है। जो हवाएं टकराती थी गर्म, वो अब जल्दी ठंडी नहीं होती है। बड़ी वजह कटते पहाड़, बढ़ते खनन से अरावली बदल गई है। तो अरावली बदलते ही राजस्थान में भी गर्मी का रुख और दिल्ली, एनसीआर में भी अब बदला हुआ देखने को मिल रहा है। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। आपको बता देते हैं राधेश्याम शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़ेंगे, जो जयपुर मौसम केंद्र के प्रमुख हैं। वहीं अनिल सूद मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद होंगे, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रमेश रूप रॉय जाने माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट होंगे और फॉर्मर प्रोफेसर। और वहीं डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा हमारे साथ सीनियर आयुर्वेदाचार्य भी मौजूद होंगे। तो सबसे पहले जो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी राधेश्याम जी का भी हम रुख करेंगे। अनिल सूद साहब, आपसे मैं शुरुआत कर लेता हूं। जो गर्मी बढ़ रही है, निश्चित रूप से मौसम अपने आप में गर्मी का ही है और असर देखा जाता है, लेकिन रिकॉर्ड गर्मी का असर इस बार देखा जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि बीते 8 साल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस बार हो सकता है। क्या आप मानते हैं, क्या बड़ी वजह है? जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, अरावली की हमने बात की, क्या अब ये हकीकत बन गया है कि बढ़ते तापमान के साथ अब इंसान को जीना पड़ेगा? देखिए, जैसे कि आपने अभी बताया कि अरावली का खनन पिछले कुछ सालों से लगभग 31 पहाड़ अरावली के गायब हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो उसका असर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अरावली की जो खनन चल रहा है इल्लीगल, आज भी शायद न्यूज़पेपर में था, किसकी ऑब्जर्वेशन थी ये मैं नहीं कह पाऊंगा, पर न्यूज़पेपर में बड़ी क्लियर थी कि ये जितना भी अरावली में अवैध खनन चल रहा है, ये सारा ऑफिशियल्स की कनाइवेंस से चल रहा है। अरावली जो अपने आप में अहमदाबाद से लेके
दिल्ली तक आके दिल्ली में अंडरग्राउंड हो जाती है और जाके हरिद्वार में फिर रीअपीयर होती थी। जी। तो ये पानी का रिचार्ज का एक एरिया था, ये गर्म हवाओं को रोकने वाला एक आप बैरियर जिसको कह सकते हैं वो था। और यहाँ पे जो है आप अगर एक तरफ देखें तो आपको ग्रीनरी नज़र आती थी और दूसरी तरफ देखें आप तो आपको सैंडी नज़र आता था। अब जैसे आप जयपुर का ये मेरे को लगता है जयपुर का ही सीन है जो आप दिखा रहे हैं। जी। अगर आप अर्बन प्लानिंग की तरफ जाएं, जयपुर में आप जितने भी चौक देखेंगे सब जगह पे पत्थर लगा दिया गया है। बिल्कुल। बजाय इसके कि आप अर्बन प्लानिंग में ग्रीन स्पेसेस को रिस्टोर करिए, आपने ग्रीन स्पेसेस ख़त्म करके कंक्रीटाइज कर दिया जो कि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वापस भेजता है। तो नेचुरली जब सब आपके अर्बन प्लानिंग भी नेचर के अगेंस्ट है, आप खुद नेचर के अगेंस्ट हो, और उसके ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है, ये सब मिलजुल के एक बड़ा ही भयानक स्थिति पैदा कर रहे हैं जो आने वाले समय में हम देखेंगे। और मेरे को नहीं लगता कि ये एक हेल्दी सिचुएशन है जहाँ के अर्बन प्लानर्स, ब्यूरोक्रेट्स जो बन गए हैं, पॉलिटिशियंस, क्योंकि राजस्थान में 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है, 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि किसने काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबने ही मिलके काम नहीं किया और सबने मिलके अरावली को भी लूटा है, पर्यावरण को भी लूटा है और सत्यानाश करने में। जी बिल्कुल। अब एक तरह से आप कह रहे हैं कि सत्यानाश अब किया गया है अरावली को लेकर। हमारे साथ राधेश्याम शर्मा भी इस वक्त पे मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं, जो मौसम जयपुर मौसम केंद्र के प्रमुख हैं। राधेश्याम जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? तो जो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो 46 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, फलौदी जैसी जगह पर 5 शहरों में 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा है, क्या वजह आप मान रहे हैं इस बार? क्या वजह इतनी भीषण गर्मी की? बताया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूट सकता है। क्या जानकारी आपके पास और ज्यादा लेटेस्ट है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से इस बार समर सीजन में पहले ही ये चेताया गया था कि इस बार समर सीजन जो है वो सामान्य से ज़्यादा रह सकता है, यानी तापमान जो है वो सामान्य से ऊपर और हीट वेव भी ज़्यादा हो सकती है। और राजस्थान में देखें तो पिछले 5-4 दिनों से ही एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर के लोअर और मिड ट्रोपोस्फेयर में बना हुआ था और इसी की वजह से पश्चिमी राजस्थान, खासकर जो साउथ वेस्ट राजस्थान पाकिस्तान एडजॉइनिंग एरिया है, इन इलाकों में तापमान पिछले 4-5 दिनों से 44-45 डिग्री और इसके कहीं कहीं ऊपर भी रिकॉर्ड हो रहा था, यानी हीट वेव की परिस्थिति थी। और अब भी यदि देखें तो परिस्थिति बदल गई है आज ही, क्योंकि हम 2-3 दिनों से ये अपडेट कर रहे हैं कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय हुआ है, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से जो पूर्वी हवाएं आ रही है उसका आपस में इंटरेक्शन है, तो ज्यादातर इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने वाली है। तो फिलहाल के लिए जो हीट वेव का स्पेल बना हुआ है, इससे राहत मिलने की प्रबल संभावना है। जी बिल्कुल। क्योंकि लगातार जिस तरह से आपका कहना है कि अब आगे राहत मिलने की संभावना है, जो एंटी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात आप कर रहे हैं, जिस प्रति चक्रवाती तंत्र की, वो बताया जा रहा है कि सरहद पार यानी पाकिस्तान के सिंध से ही है, जिसके चलते राजस्थान में भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इन सब चीज़ों का असर, सूद साहब जिस तरह से आप बात कर रहे थे, पर्यावरण ही नहीं, फिर आखिरकार जो नुकसान होता है वो सेहत का भी नुकसान होता है, जो जल जीवन ठप होता है, लेकिन हेल्थ पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलता है। डॉक्टर रमेश रूपरॉय हमारे साथ मौजूद है, जाने पहचाने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी सेहत को लेकर, खासतौर पर मानव सेहत को लेकर बड़ा काम करते हैं। डॉक्टर साहब, बात आपसे ये होगी कि हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हैज़ा एक दौर में भारत में बड़ा कुख्यात था इस चीज़ को लेकर के, और बच्चों बुजुर्गों में खासतौर पर बड़ी समस्याएं इन दिनों में होती हैं। आप किस तरह की असेसमेंट है आपका इन बढ़ती गर्मी को लेकर, और ख़ासतौर पर जिस तरह से आहार व्यवहार की जो हमारे यहाँ बात की जाती है, हमारे संस्कृति में और हिंदुस्तान में खासतौर पर हर मौसम को लेकर, आपको क्या लगता है, लोगों को क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है आहार को लेकर, और क्या व्यवहार गर्मी में रहना चाहिए? बहुत ही आपने समसामयिक प्रश्न उठाए हैं। मैं समझता हूं कि हम
एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने प्रकृति को, जैसा साहब ने कहा कि हमने उसको लूटा है, उस पर अत्याचार किया है, तो मानव शरीर भी जो है वो अत्याचारों से ग्रसित ही है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में पानी की महत्ता को उतना नहीं समझ पा रहे हैं जितना हमें समझना चाहिए। पानी की महत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है और हमारे बाहर का तापमान 45 डिग्री जब पहुंच जाता है तो त्वचा की गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि वहां से जो ब्रेन को जो थर्मोस्टेट होता है, जो कि हमारे तापमान को नियंत्रित करता है, वो अनियंत्रित हो जाता है और वो टेम्परेचर को घटा नहीं पाता है। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम घर से निकलने से पहले अपने सारी त्वचा को पानी से एक बार ठंडा कर दें, उसके साथ हम 2 गिलास पानी, जिसमें अगर आप डायबिटिक नहीं है या ब्लड प्रेशर नहीं है तो चीनी और नमक डालकर पिएं या इलेक्ट्रोलाइट पाउडर लेकर आप पीकर निकलें, क्योंकि बाहर निकलते ही शरीर के तापमान को ठंडा करने के लिए शरीर में से पानी जो है वाष्प के रूप में, पसीने के रूप में हमारी चमड़ी से बाहर आएगा और शरीर में पानी की कमी होती चली जाएगी। ये हीट स्ट्रोक का सबसे प्रमुख कारण है। शरीर में पानी होता नहीं और जितना भी हमारे रक्त में जो प्रवाहित हो रहा है पानी, वो 5 लीटर है, वो कम हो जाता है, तो हम उस टेम्परेचर को नियंत्रित नहीं कर पाते। इसे हीट स्ट्रोक कहते हैं, या ऐसा कहिए कि हम बेहोशी की तरफ चले जाते हैं, हमारे शरीर का तापमान इतना अधिक हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सबसे ये कहें कि आप अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी आप पीने का प्रयास करें, क्योंकि 1000 मिलीलीटर पानी, 1 लीटर पानी तो आपके पसीने में ही बाहर निकल जाता है गर्मी के दिनों में। दूसरा ये है कि हाँ जी 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 सर, खत्म कीजिए अपनी बात। जी जी मैं ही कह रहा था कि हमें बाहर से कोई भी पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। अगर कोई पेय पदार्थ लें हम, तो हमें उसकी ये जानकारी रखनी चाहिए कि वो बदबू ना मार रहा हो, उसके अंदर कोई कीटाणु मतलब कण ना नजर आ रहे हो। हमें बाहर ये जो गन्ने का रस जो हम पीते हैं या और जो पदार्थ हम वहां पे सेवन करते हैं, वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो कम से कम साफ सुथरी नजर आ रही हो। लोग जो अपने 4 उंगलियां डाल करके और वो पानी का गिलास लाके आपके सामने रख देते हैं, उन्हें भी हमें अवॉइड करना चाहिए। कटे हुए फल जो सड़क पे खड़े रहे, उन्हें भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वरना हमें दस्त का रोग, जैसे आपने कहा कि बच्चों में उल्टी दस्त का रोग बहुत ज्यादा होता है और उसके कारण मृत्यु दर भी बहुत अधिक हो जाती है, बहुत सफर करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कोई कटा हुआ फल न खाएं, जो भी फल लें उसे अच्छे साफ पानी से धोएं और उसके बाद में उसको स्वयं काट कर अपने ही चक्कू से काट के और उसको खाने का प्रयास करें, यही सबसे अच्छा रहेगा। जी सर, बिल्कुल आपसे और कुछ आहार की भी बात जानेंगे और किस तरह से बच्चों को खासतौर पे आपने बताया वाकई, और बाकी लोगों को भी क्या एहतियात बरतने चाहिए खासतौर पर फूड हैबिट्स को लेकर, उस पर भी मैं आपके पास आऊँगा। हमारे साथ डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो खुद वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य हैं। वृंदावन जी, हमारे यहाँ तो संस्कृति में कहा गया कि सिर ठंडा पेट नरम पाँव गर्म, ये हर मौसम में रखना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है जब एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं। गर्मी अब भीषण पड़ रही है, कैसे इस जो एक 3 शब्द ये कहे गए, 3 लाइनें, सिर ठंडा पेट नरम और पाँव गर्म, कैसे रख सकते हैं बाकी लोग, हम सब, आप लोग गर्मी के मौसम में? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे आयुर्वेद में भी स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, मतलब पहला यही रहता है कि बीमारी ना हो, स्वस्थ ही रहें। देश काल प्रकृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ग्रीष्म ऋतु में अपन बीमारियों से बचाव ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा ध्यान रखें अपने आहार विहार का, तो अपन न ग्रीष्म ऋतु बल्कि इस ग्रीष्म ऋतु में जो पित्त का संचय होता है और पित्त के संचय से जो वर्षा जनित बीमारियां होती हैं उनसे भी अपन बच सकते हैं। इसके अलावा अपन मौसमी बीमारियों के अलावा इनको अगर ध्यान रखा जाए तो अपन दीर्घकालिक बीमारियों से बचा जा सकता है। जहाँ तक आहार विहार का है तो ग्रीष्म ऋतु में सभी चीज़ें जल्दी खराब होती हैं, तो जितना हो सकता है उतना ताज़ा भोजन लें। भोजन में जितना हो सब्जियां हैं, जो सब्जियां बेल पे सब्जियां चढ़ती हैं, लौकी, तोरई, टिंडे, करेला, कद्दू, पेठा, भिंडी, इन सब्जियों का
ज़्यादा प्रयोग करें। पेय पदार्थों में जितना भी हो ताज़ा पेय लें, अपन मौसमी फल हों या मौसमी जितनी भी चीज़ें हैं उनका प्रयोग ज़्यादा करें। आयुर्वेद के हिसाब से जैसे जहाँ तक हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा बीमार जो पड़ते हैं उसका कारण होता है दूषित या ठंडा खाना पीने की वजह से होते हैं। जी। कोई भी खाना बचा उसको फ्रिज में रख दिया, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, फिर उसी खाने को दोबारा खाते हैं, वो एक गलत धारणा है। तो आहार विहार का ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक आहार में है, आहार में पेय पदार्थ में जितनी धारणा बनी हुई है, लोग वह दही का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है। दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दही में पानी मिला के छाछ बना के लेना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में मधुर और स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अम्ल पदार्थ उष्ण प्रकृति के होते हैं, उससे पित्त का संचय होता है, उससे आगे चल के काफ़ी बीमारियां बनती हैं। जहाँ तक बिहार का वो है तो बहुत ज़्यादा लोग इस मौसम में व्यायाम या अत्यधिक ये भी ना करें। गर्मी में कम से कम निकलें, धूप से बचें, और हो सकता है उतना आप जैसे लोग बाग समझते हैं बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ती है तो छाता लेके निकलें। इन चीज़ों से आप बीमारियों से बचा जा सकता है। जी सर, लेकिन यहाँ आयुर्वेद में काफ़ी जगह पर कहा यह भी गया कि जो है ठंडा खाना भी अपने आप में, क्योंकि एक तरह से अपने उसके मायने भी हो गए। ग्रामीण इलाकों में अगर आप भारत में देखें तो काफ़ी लोग इस वक्त पे ठंडा खाने को भी प्रेफर करते। किस तरह से छाछ राबड़ी का आपने अभी कहा कि लोग गर्मी के दिनों में उससे बचाव के लिए उसको भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है ताज़ा खाना और ठंडे खाने का? नहीं, ठंडा खाना भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अपन कोई भी जौ का सत्तू है, जौ की दलिया है, शाम को बना के अगर छाछ के साथ सुबह के टाइम पे ले सकते हैं। ये भी जितनी भी मतलब दही छाछ का प्रयोग करना भी पड़े तो ये सुबह के टाइम ही कर सकते हैं, शाम के टाइम पे बिल्कुल निषेध है इनका। ठीक है। कैरी है, दूसरी चीज़ें हैं, इनको पानी बना के ले सकते हैं, लेकिन इसको कैरी के रूप में भी ज़्यादा लेते हैं तो ये भी एक गलत है, इसको भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब कुछ जी भ्रांतियां हैं। हाँ जी सर, खत्म कीजिए अपनी बात। जी हेलो। जी सर, आप रख सकते हैं अपनी बात, आ रही है आवाज़ हम तक। हाँ जी, हाँ। तो इसमें जैसे अपन इसके स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन वाली बात हो रही है तो यहाँ अपना आहार और विहार दोनों का ही लिया जाता है। आहार में तो जितनी भी जो सब्जियां हैं, मैंने बताया, पहले भी बताया कि जो हरी सब्जियां हैं, जो विशेष करके बेल पे सब्जियां चढ़ती हैं, उनका प्रयोग करें, और जितने भी जमी कंदे हैं उनका जितना संभव हो उसका निषेध करें। ठीक है। बिहार में अपन को सुबह थोड़ा सा जल्दी जगें, योगा व्यायाम हल्के मतलब दौड़ धूप इस तरह का है। स्विमिंग है, स्विमिंग बहुत अच्छा इसमें रोल है। पहनने में अगर देखा जाए बिहार में पहनने का भी है तो सूती कपड़ों का प्रयोग करें ज़्यादातर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राधे श्याम जी, इस वक्त पर आपके पास लौटना चाहूँगा। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आप बात कर रहे थे जिससे राहत मिल रही थी अक्सर गर्मियों में पिछले कुछ सालों से राजस्थान में, इस बार वो गर्मी में अभी तक थोड़ा कम दिखाई पड़ा। आपका क्या और मानना है जो खासतौर पर वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर जो पाकिस्तान से गर्म हवाएं आ रहे हैं उसके चलते गर्मी बढ़ रही है, आने वाले दिनों में इमीडिएट बेसिस पर किन किन संभागों में थोड़ी राहत देखने को मिल सकती, क्या फिर नौ तपे में भी इस तरह की गर्मी और देखने को मिलेगी? देखिए, यूं कह सकते हैं कि इस सीजन में पिछले 5-4 दिनों का एक हीट वेव का स्पेल जो है वो आज लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज नया सिस्टम डेवलप हो गया है, एक्टिव हो गया है, और ज्यादातर इलाकों मैंने बताया कि अगले 3-4 दिनों तक आंधी, बारिश और तेज हवाएं, बिजली, कहीं कहीं ओला, ये सब गतिविधियां जो है वो अगले 3 दिन जो है वो कई इलाकों में दर्ज होंगी। और ये आंधी बारिश की वजह से एक बार के लिए तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होगी, यानी जो हीट वेव की परिस्थिति अभी बनी हुई है ये पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिखेगी। लेकिन
15-16 मई के बाद जैसे ही एक बार फिर से वेदर ड्राई होगा, एक बार मौसम आसमान खुलेगा और आप देखेंगे कि एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान के जो सर्दी इलाके हैं, उम्मीद है कि 16-17 मई से फिर से तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होगा, यानी कि नेक्स्ट जो हीटवेव का स्पेल है उसका शुरू होने के ज्यादा चांसेज है 16 मई के आसपास। तो फिर से 3-4 दिन या 5 दिनों के लिए एक हीटवेव का स्पेल या कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि हॉट वेदर कंडीशंस फिर से बनेंगी। तो मई का महीना राजस्थान में खासकर एक्सट्रीम हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पहले भी होता आया है। डिपेंड करता है डे टू डे विंड पैटर्न क्या रहता है। तो अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से नेक्स्ट स्पेल जो हीटवेव का है वो वापस से 16-17 मई से जी जी, बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ रखी। अनिल सूद साहब, आपके पास लौट के आना चाहूँगा। जिस तरह से राधेश्याम जी बता रहे हैं कि एक और नया स्पेल शुरू होगा हीटवेव को लेकर के, और जो शील्ड था जिस तरह से पूरा राजस्थान से लेकर अक्रॉस दिल्ली एनसीआर तक, अरावली इसकी हम बार बार बात करते हैं, उस पर मैं फिर एक बार आपके पास आना चाह रहा था इस लिहाज से कि वो शील्ड धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। राजस्थान में आपने बताया किस तरह से पहाड़ों को एकदम से काट दिया गया है और जो एक ग्रीन कवर था उसका अब डेफिसिट ज़रूर महसूस होने लगा है, और ये कहीं ना कहीं हीट वेव और बढ़ते टेम्परेचर के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। इमीडिएट बेसिस पर अगर लोगों को देखा जाए तो जो रिस्टोर करने के लिए जो थोड़ा सा रेस्टोरेशन है पर्यावरण पर, निजी तौर पर हम कहाँ से शुरुआत करें? क्योंकि सरकारी सिस्टम की बहुत बात होती है, प्रशासन की बहुत बात होती है, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आम नागरिक को भी इसमें इनिशिएट करना चाहिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी उससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। सर, मैं राजस्थान में लगभग 750 एकड़ में कम्युनिटी प्लांटेशन और एफॉरेस्टेशन कर रहा हूँ जी, ग्राम पंचायतों के साथ मिलके। और अगर मैं टोटल करना चाहूँ तो ये CSR प्रोजेक्ट है। अगर मैं जितने मेरे पास आज तक फ़ोन आ चुके हैं, लगभग 1 लाख एकड़ ऐसी जगह ग्राम सभा की है पूरे राजस्थान में जिसमें कम्युनिटी प्लांटेशन और एफॉरेस्टेशन हो सकती है जी। और वो ना सिर्फ पर्यावरण को संभालने में मदद करेगी, गांव की इकोनॉमी को सुधारेगी, गांव में जो गांव से बाहर जो बच्चे जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन शुरू होगा कि ये बच्चे लोगों को गांव में जो है वहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, वहीं पे इन लोगों को जो है कॉटेज इंडस्ट्री लगा के और काम भी मिलेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ क्या आ रही है कि कई एरियाज़ में पानी 700 फीट नीचे है, 800 फीट नीचे है। तो वहाँ पे हमें दिक्कत ये आ रही कि जहाँ 700-800 फीट नीचे पानी है, अगर हमें चेक डैम भी बनाने हैं तो चेक डैम बनाने में बहुत सी राशि खर्च होती है। तो वो कोई सोर्स नहीं मिल रहा आज तक कि भी कोई हमें चेक डैम बनाने के लिए हमारी मदद करे जी। तो कुल मिला के अगर ग्राम पंचायतें, सरकारी तो विभाग ये कागज़ों पे अपनी कार्रवाई करते हैं, इनका ज़मीनी हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है जी। अपनी रिपोर्टें बनाएंगे, ये सब अपने नंबर बनाएंगे, ज़मीन पे इनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। तो जब तक हम सारे मिलके उस एरिया को एफॉरेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम ये क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेड़ एक ऐसी चीज़ है जो हवाओं और मिट्टी इन दोनों के साथ फिल्टर का काम तो करता ही करता है, वाटर टेबल भी रिचार्ज करता है और उसके साथ साथ टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। अगर आप दिल्ली के कुछ हिस्से देखें, जहाँ के ये लुटियन दिल्ली के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ ग्रीनरी है, वहाँ टेम्परेचर दिल्ली के बाकी हिस्सों से बहुत कम होगा। तो नतीजन कुल मिला के जब तक हम एफॉरेस्टेशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे सब मिलजुल के, तो हम ये क्लाइमेट चेंज से नहीं बच सकते और इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे आने वाली जनरेशन्स के, कि अगर हम आज नहीं चेते तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये चेतना ही होगा। और वाकई में ये सबको समझने की बात है कि किस तरह से जो जंगल में, जैसे अब डिहाइड्रेशन की बात होती है, निर्जलीकरण की, उस तरह से किस तरह से हमने जंगल ख़त्म किए है, वो
एनवायरमेंटली जो एक तरह से कहें कि नुकसान हुआ है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आखिरी पड़ाव पर है डॉक्टर रमेश राय, आपके पास एक बार दोबारा मैं आना चाहूँगा। फिर से यही बात कि एक और स्पेल शुरू होगा हीट वेव का, फिर रिकॉर्ड गर्मी पड़ेगी, आपका क्या मानना है? क्योंकि इस वक्त पे स्कूलों में बच्चों की ज़रूर छुट्टियाँ हो गई हैं, जनजीवन लेकिन चलते रहता है। आप क्या लोगों को सलाह देंगे, क्या फूड हैबिट्स को खास तौर पर अडॉप्ट किया जाए और किस तरह से सेहतमंद रह सकते हैं अगले आने वाले कुछ दिनों में? आपने बहुत सही कहा कि हमें सेहतमंद रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है हमारे जीवन में वो है जल। तो जल का उपयोग जितना अधिक किया जाए और स्वच्छ जल का उपयोग किया जाए वही सबसे अच्छा होगा। आप ऐसे बर्फ का उपयोग न करें जिसमें कि कुछ इम्प्योरिटीज आपको नजर आ रही हो, ताकि उसका उपयोग न करें। आप ऐसे फल खाएं वो अपने आप ही अपना ही जूस बनवा के पिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा वनिस्पत के आप बाजार में से खरीदा हुआ पेयजल खरीदें। नारियल का पानी बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स को और ग्लूकोज के लिए होता है, तो नारियल का पानी बहुत अच्छा उपयोग रहेगा। और सभी प्रकार के फल जिसमें तरबूज और खरबूजा है वो बहुत ही अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब भी घर से बाहर निकलना हो 2 गिलास पानी लेके निकले, पी के निकले और 2 गिलास साथ लेके निकले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आप 10 सेकंड में अनिल सूद साहब अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं, अगर आप खत्म करें। जी सूद साहब 10 सेकंड। सर मैं अभी ये देख रहा जैसे ये पानी का छिड़काव हो रहा है, हाँ। अगर यहाँ पेड़ होते तो ये पानी के छिड़काव की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, यही समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अनिल सूद साहब, आपने अपनी जानकारी रखी। आयुर्वेदाचार्य हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर रमेश रूपाल, बहुत बहुत शुक्रिया लोगों को तमाम जानकारी देखने की। तो फिलहाल गर्मी से निजात का जो उपाय हमने बताया वो कर सकते, लेकिन जो एहतियात आपको बरतने वो जरूर याद रखें, लेकिन पर्यावरण रक्षण भी ना भूलें। तो फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।